फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, हमारा चल रहा था रेसिडेंशियल स्टेटस। मैंने बताया था आपको रेसिडेंशियल स्टेटस 6 एज पर सेक्शन 6 ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस और इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर वहाँ सब 6 सेक्शंस था। 6.1 डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 6.2 डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, farm and AOP. Clear? 6.3 deals with residential status of what? Residential status of company. 6.4 deals with residential status of others. Those are not coming under 6.1, 6.2, 6.3. Is that clear? 6.5 is deals with special provisions. 6.6 is additional conditions. तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे? 6.1 पढ़े थे, 6.3 पढ़े थे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। आज के क्लास में हम लोग क्या कवर अप करेंगे? 6.2 शुरू करेंगे। व्हाट इज 6.2? 6.2 इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, फार्म एंड AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो ये जो भाई फार्म एंड AOP हो गया, इसका एक रेसिडेंशियल स्टेटस है, HUF का एक रेसिडेंशियल स्टेटस है। पहले हम लोग पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फार्म एंड AOP। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले? 6.2 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ 6.2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. What is 6.2 deals with? Deals with residential status of, पहले क्या पढ़ेंगे? HUF. Next point. What is HUF? HUF stands for हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर? व्हाट इज HUF? HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, हमेशा याद रखो इंडिविजुअल एंड HUF का 3 रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये दोनों का होता है। और बाकी सबका 2 ही होता है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। नेक्स्ट, HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस is of 3 types: ordinarily resident, not ordinarily resident, and non रेसिडेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहे रे? अगर ये भाई रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे पता चलेगा? पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। देखो फटाफट बता देता हूं, फिर हम लोग लिखेंगे। ये 2 पॉइंट आई होप आप लोग लिखे। नेक्स्ट देखो, काम करते हैं। हमको क्या पढ़ना है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ व्हाट? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले एक काम करो, हमको एक चीज देखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली इन इंडिया है, देखो क्या नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ a HUF is having control and management, if a HUF is having
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली और फुल्ली इन इंडिया, then it is known as resident। ये बोल रहा है अगर भाई तुम्हारा पार्टली और फुल्ली इंडिया में है, थोड़ा सा भी हो या फुल्ली हो, पूरा को हम लोग क्या मानेंगे? रेसिडेंट मानेंगे। अगर पूरा पार्टली और फुल्ली नहीं होके पूरा फुल्ली आउट ऑफ इंडिया में हो, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? नॉन रेसिडेंट मानेंगे। इफ ए HUF इज हैविंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली और फुल्ली इन इंडिया, देन इट इज नोन एज रेसिडेंट। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is fully outside India, then it is non-resident। क्लियर? अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड है तभी नॉन रेसिडेंट। अगर ये फुल्ली इनसाइड हो या पार्टली इनसाइड हो, तुम पूछोगे सर पार्टली आउटसाइड है, भाई पार्टली आउटसाइड है तो ये रेसिडेंट हो जाएगा क्योंकि पार्टली तो इंडिया में है ना। अगर फुल्ली आउटसाइड है तो क्या होगा? सिंपल सा चीज होगा, व्हाट? नॉन रेसिडेंट। अगर पार्टली इंडिया में हो या फुल्ली इंडिया में हो तो इसका क्या होगा? रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट, ये हो गया रेसिडेंट। रेसिडेंट होने के बाद हमको दो चाहिए, एक कंडीशन फॉलो करना है। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन फॉलो कर रहा है तभी ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। फिर लिख रहा हूं मैं, लिखो, व्हेन इट इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट आफ्टर वी हैव टू सी whether additional condition, whether both additional condition followed by karta is what? Karta is the head of the HUF. When it is treated as residential, after we have to see whether both additional condition followed by karta, then it is ordinarily resident. If not, then not ordinarily रेसिडेंट। क्लियर? फटाफट नोट आउट करवाओ, क्विक। ओके, चलो देखो, अभी हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे? देखो, पहले मैंने बोल दिया HUF, तुम बोलोगे कि देखो फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, तभी क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है, पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है, तभी क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। क्लियर? समझ में आ गया? अगर वो रेसिडेंट है तो उसको और एक क्वेश्चन पूछो, दो क्वेश्चन पूछना, एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन,
बोथ एडिशनल कंडीशन, अगर बोथ एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाइड, अगर यस बोल रहा है तभी क्या आएगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर नो आएगा तो क्या आएगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर? क्या बोल रहा है, HUF को एक क्वेश्चन पूछो, फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, क्या होना चाहिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड इंडिया है NR, पार्टली और फुल्ली इन इंडिया क्या होगा, रेसिडेंट। फिर इसको और एक क्वेश्चन पूछो, बोथ एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाइड, यस है ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नो है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं होगा, सिंपल सा मीनिंग था, 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, 7 ईयर में 730 डेज रहना चाहिए। क्लियर? अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, दोनों का एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुआ, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये किसको चाहिए, कर्ता को चाहिए, कर्ता ये 2 कंडीशन फॉलो करना चाहिए, फॉलो कर रहा है ऑर्डिनरी, नॉट कर रहा है नॉट ऑर्डिनरी। क्लियर? फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके, क्लियर? समझ में आ गया होगा HUF का। हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, फर्म एंड AOP। जनरली कंपनी का थोड़ा इंडिविजुअल का डिफरेंस है और बाकी सबका तो नॉर्मली सेम ही है। डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फार्म एंड AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्लियर? नेक्स्ट, here farm includes, here farm includes what LLP, what LLP, limited liability partnership। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के और सब बाकी का क्या है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। तो क्या होगा फर्स्ट पॉइंट, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली इन इंडिया और partly in India, then resident। पार्टली इन इंडिया का मतलब है पार्टली आउटसाइड इंडिया, वो भी पार्टली आउटसाइड इंडिया हो फिर भी क्या होगा, रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट was fully आउटसाइड इंडिया। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर फुल्ली आउटसाइड है तो असेसमेंट ईयर में नॉन रेसिडेंट होगा, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज फुल्ली आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर, देन ट्रीटेड इज नॉन रेसिडेंट। क्लियर? क्या बोल रहा है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज फुल्ली आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर देन ट्रीटेड इज व्हाट, नॉन रेसिडेंट। ओके, फटाफट नोट करो। ओके चलो नेक्स्ट क्या हो गया, ये 62 हो गया। अभी क्या हम लोग लिखते हैं, 63 तो हो गया था, अच्छे से हमारा डिस्कशन हुआ था। पोएम प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया
देन क्या होगा, इंडिया में होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, तभी आउटसाइड इंडिया होगा। पोएम का कंडीशन पढ़े थे, पोएम के लिए 2 चाहिए, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल मैनेजमेंट इफेक्टिव आउटसाइड इंडिया है, तो तभी क्या होगा, पोएम आउटसाइड इंडिया होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट सॉरी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सब हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लास में। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, 6.1 हो गया, 6.2 हो गया, 6.3 हो गया, अभी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, 6.4। व्हाट इज 6.4? इनकम टैक्स एक्ट deals with residential status of others not covering under 6.1, 6.2 and 6.3। जो भी 6.1, 6.2, 6.3 में नहीं आया वो 6.4 में आएगा। और बाकी 2 चीज सेम सेम। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली इन इंडिया है और पार्टली इन इंडिया है देन रेसिडेंट होगा। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज फुल्ली आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर देन इट वाज नोन एज व्हाट, इट वाज नोन एज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? फटाफट नोट करो, क्विक। ओके चलो नेक्स्ट कहाँ चलेंगे, 6.5 हो गया, सॉरी 6.1 हो गया, 6.2 हो गया, 6.3 हो गया, 6.4 हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, 6.5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एज पर दिस सेक्शन, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई अगर मैंने प्रीवियस ईयर में 5 इनकम है, अगर कोई भी एक इनकम के लिए मैं रेसिडेंशियल स्टेटस जो होगा, बाकी और सब इनकम के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस वही होगा। सोच लो मेरा एक बिजनेस इनकम है, मेरा एक सैलरी इनकम है। अगर मैं बिजनेस इनकम के लिए मैं रेसिडेंट माना जा रहा हूं, तभी सैलरी इनकम के लिए भी मैं रेसिडेंट माना जाऊंगा, तभी मैं कैपिटल गेन इनकम के लिए रेसिडेंट माना जाऊंगा, सब इनकम के लिए मुझे रेसिडेंट मानना पड़ेगा। कोई भी एक इनकम के लिए अगर मैं रेसिडेंट हूं तभी बाकी सब इनकम के लिए मेरा रेसिडेंट माना जाएगा। पहले मैं लिखता हूं देखो, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एज पर दिस सेक्शन इफ वन पर्सन का मतलब क्या कह रहे, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फार्म, AOP, BOI, कैंटनमेंट बोर्ड, सबको मिलाएगा, इसीलिए मैंने पर्सन लिखा, इंडिविजुअल नहीं लिखा। एज पर दिस सेक्शन इफ वन पर्सन इज, ऐसे लिखते हैं, एज पर दिस सेक्शन पर्सन्स रेसिडेंशियल स्टेटस, persons residential status will be same for all incomes, will be seen in assessment year, in same assessment year, which all are on in previous year। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एज पर दिस सेक्शन पर्सन्स रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी सीन इन सेम असेसमेंट ईयर which all are on from previous year। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में मैंने जहां जहां से पैसा कमाया सबके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस सेम रहेगा। और एक का रेसिडेंट हो गया तो दूसरा का भी रेसिडेंट होगा, एक का नॉन रेसिडेंट हो गया दूसरा का भी नॉन रेसिडेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, इफ वन पर्सन इज
रेसिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी बंदा रेसिडेंट है एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए, इफ वन पर्सन इज रेसिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम, देन the person will be resident for all other remaining इनकम्स। तो ये क्या बोल रहा है, अगर भाई तू एक के लिए रेसिडेंट हो गया तो तुझे क्या करना पड़ेगा, सब के लिए रेसिडेंस होना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? फटाफट लिखो। सोच लो मेरे पास 5 इनकम है, सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी, और एक इनकम है बिजनेस का, एक इनकम के सैलरी का। अगर मैं सैलरी के पर्पस के लिए रेसिडेंट माना जा रहा हूँ तो अगर मैं सैलरी के हेड के लिए रेसिडेंस माना जा रहा हूँ तो मेरा बिजनेस के लिए भी रेसिडेंस माना जाएगा। मेरा जो भी पार्ट है, अगर एक इनकम के लिए मैं रेसिडेंट हूँ तो बाकी सब के लिए मैं क्या हो जाऊंगा, रेसिडेंट हो जाऊंगा। फटाफट करो। ओके, 6-5 हो गया। 6-6 क्या बोल रहा था रे? 6-6 बोल रहा था व्हाट, रेसिडेंशियल स्टेटस और एडिशनल कंडीशंस। ओके, तो मैं फिर से फटाफट बता रहा हूँ। 6-1 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 6-2 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, 6-3 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, 6-4 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर, 6-5 स्कोप नॉर्मल सा, 6-6 एडिशनल कंडीशन। अभी हम लोग सेक्शन 5 पे चलते हैं थोड़ा, जो हमारा क्या था, स्कोप ऑफ इनकम। ये बोल रहा है भाई रेसिडेंट नॉर्मल कितना टैक्स चार्ज करेगा। मैंने बताया था आपको कि ऑलवेज टैक्सेबल इनकम ऑफ एन पर्सन इज डिपेंडिंग अपॉन 3 थिंग्स, वेयर फ्रॉम एक्वायर, वेयर फ्रॉम अराइजेस एंड वेयर व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट एसएससी। 3 चीज मायने रखता है। तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। ये चार्ट पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिख लो स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ इनकम चार्ट। फर्स्ट वन लिख लो, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। नेक्स्ट वन नॉन रेसिडेंट। तो मैं इधर क्या करूंगा, जो भी टिक आएगा वो होगा टैक्सेबल, क्रॉस आएगा नॉट टैक्सेबल। फटाफट एक टेबल बनाओ, बी क्विक। इधर क्या आएगा, नॉर्मल पर्टिकुलर्स। क्विक, जल्दी लिखो। फर्स्ट वन लिखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इसका मीनिंग कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है। कहाँ का इनकम है मुझे पता नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, ये इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है, कहाँ इनकम है पता नहीं। तो ये क्या होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तभी भी ये टैक्स होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो मतलब वो भी टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट हो वो भी टैक्स देगा। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी इंडियन इनकम है मतलब मैं एक एसएससी हूँ, मैं एक पर्सन हूँ इंडिविजुअल, मेरा कहाँ का इनकम है मुझे पता नहीं,
इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, मैं इंडिया में हूं, मैं इंडिया में इनकम रिसीव कर रहा हूं, तो वो पूरा इनकम पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इफ आई एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों में से कोई भी चीज हो तो हमको 3 केस में पूरा क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वही सेम होगा, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। मतलब मेरा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, अभी रिसीव इंडिया में नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में इंडिया में ही रिसीव होगा, मुझे पता चल गया, तभी भी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो वो भी टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो वो भी टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट हो वो भी टैक्स देगा, तीनों का तीनों टैक्स देंगे। क्लियर? फटाफट लिखो 2 पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इनकम। पॉइंट नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट्स लिख लेते हैं, मतलब एक्यूट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इनकम जा रहा है, कोई भी बाहर का बंदा आएगा इंडिया में इनकम करेगा तभी भी इंडिया में टैक्स देगा, इंडिया का बंदा इंडिया में इनकम कर रहा है तभी भी टैक्स देगा। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, देखो हम लोग, मैंने जब 5 सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम, तभी मैंने बताया था वेदर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया हो, एक्यूर्स इन इंडिया हो, तो तभी तीनों केस में मेरा क्या होगा, पूरा टैक्सेशन लगेगा। ये तीनों केस में वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, तीनों का तीनों केस में क्या होगा, टैक्सेशन आएगा। क्लियर? जल्दी, क्विक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वही इनकम डीम्ड टू एक्यूट्स। एक्यूट्स का और एक नाम है एराइजेस, हाँ शुरू होता है, एराइजेस फ्रॉम इंडिया, ये भी इनकम एक्यूट्स और एराइजेस, ये इनकम इंडिया से निकल रहा है, इनकम एक्यूट्स और एराइजेस फ्रॉम इंडिया, ये भी होगा टेक्स्ट, ये भी होगा टेक्स्ट, ये भी होगा टेक्स्ट। इसका मतलब इनकम इंडिया से शुरू हो रहा है, मुझे मतलब नहीं, अगर इंडियन इनकम यहाँ से मुझे रिसीव हो रहा है और यहाँ से इनकम हो रहा है, ये चारों केस में मुझे हमेशा वो रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है और मेरा इनकम इंडिया से निकल के जा रहा है तभी, और इंडिया इनकम इंडिया में ही हो रहा है, देखो 2 चीज, एक बाहर हो रहा है, इंडिया को आ रहा है, इनकम अमेरिका में है, मैं इंडियन हूं, मैं इधर का हूं, वो जो अमेरिका का इनकम मेरे अकाउंट में इंडियन इनकम में आ रहा है, इंडियन अकाउंट में आ रहा है, तभी क्या होगा, टैक्सेशन होगा। मेरा इनकम है, मैं हूं, सोच लो जेफ बेजोस अमेजोन का सीईओ, तभी मेरा इनकम इंडिया से जा रहा है, तभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तुम रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फटाफट 3 पॉइंट लिख लो, सॉरी 4 पॉइंट लिख लो और 3 पॉइंट है, फटाफट लिखते हैं। नेक्स्ट, क्लियर? पॉइंट नंबर 5, इनकम arises and occurs outside India. यहाँ एक ही बंदा टैक्सेशन होगा, नॉट टैक्स्ड, ये भी होगा नॉट टैक्स्ड। अगर वो रेसिडेंट है तब भी टैक्सेशन लगेगा, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तभी इसको टैक्सेशन नहीं लगेगा। इनकम अराइजेस एंड अक्यूट्स आउटसाइड इंडिया, वो बाहर का आदमी है, अच्छे से सुनो, वो क्या है, बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी, इसका इनकम इंडिया में नहीं आ रहा है,
जेफ्स बेजोस का इनकम है, वो इनकम इंडिया में भी से नहीं जा रहा है, पर अगर जेफ्स बेजोस कोई भी असेसमेंट ईयर में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए, तभी वो पूरा वर्ल्ड का जितना इनकम है सबको उधर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, क्लियर? नेक्स्ट, इनकम arises and accrues outside India. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, कोई भी इनकम इंडिया के बाहर है। देखो मैंने पहले बोल दिया इनकम डीम्ड टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया, इंडिया का इंडिया से इनकम जा रहा है, सब टैक्स देंगे। इंडिया से इनकम नहीं है, बाहर का इनकम है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही दोगा। और एक चीज बोल रहा है इनकम एराइजर्स कि बाहर का इनकम है, पर अगर ये दो कंडीशन से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे टैक्सेशन देना पड़ेगा। दो कंडीशन क्या है? बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, प्रोफेशन सेट ऑफ इन इंडिया। एक सेकंड, क्या लिखा? बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, प्रोफेशन सेट ऑफ इन इंडिया। अगर ये दो भी कंडीशन है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्सेशन होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्सेशन होगा, पर ये नॉट टैक्स्ड होगा। क्लियर? फिर से बता रहा हूं, अगर कोई भी बाहर का इनकम है पर उसका बिजनेस एंड कंट्रोल इंडिया में हो रहा है और उसका प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में चल रहा है, तभी भाई तू ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने से भी तुझे टैक्स देना पड़ेगा, तू नॉट रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने में भी तुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर तू नॉन रेसिडेंट है तभी तुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट, पास्ट प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकम पास्ट प्रॉफिट टेकन टू इंडिया। कोई भी अगर पास्ट प्रॉफिट हम लोग इंडिया को ला रहे तभी क्या होगा? ये नो, मतलब टैक्सेशन नहीं लगेगा, इधर भी नहीं लगेगा, इधर भी नहीं लगेगा। ये एक याद रखो, कोई भी पास्ट प्रॉफिट हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इंडिया को, तभी ये रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तीनों केस में कोई भी केस में भी ये मेरा टैक्सेशन नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। स्कोप ऑफ इनकम चार्ट क्या बोल रहा है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है, ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, आज रिसीव नहीं हो रहा है, फ्यूचर में रिसीव होगा, टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन। नेक्स्ट बोल रहा है क्या? इनकम अराइजेस इन इंडिया, इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, पर वो जो इनकम है वो इंडियन इनकम है, इनकम इंडिया से अराइज हो रहा है, यहाँ टैक्सेशन, यहाँ टैक्सेशन, यहाँ टैक्सेशन। नेक्स्ट बोल रहा है एक्यू टू बी और डीम्ड टू बी अराइजेस फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही वो इनकम निकल के जाएगा, टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन। क्लियर? नेक्स्ट होगा सोर्स आउटसाइड इंडिया, अगर सोर्स आउटसाइड इंडिया है और डीम्ड टू बी आउटसाइड इंडिया है तभी क्या होगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल टैक्सेशन होगा, नॉट ऑर्डिनरी नॉट टैक्सेशन, नॉन रेसिडेंट नॉट टैक्सेशन होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि आउटसाइड इंडिया का इनकम है, पर वो जो बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रहा है और प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया हो रहा है, तभी भी क्या होगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल टैक्सेशन होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्सेशन होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। ऑर्डिनरी ये दो केस में ऑर्डिनरी प्लस नॉट ऑर्डिनरी दोनों का टैक्सेशन होगा, नॉन रेसिडेंट्स को टैक्सेशन नहीं होगा। एनी पास्ट प्रॉफिट कैरिड डाउन टू इंडिया, देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी टैक्स नहीं देगा। क्लियर?
ये थोड़ा चार्ट नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आओ। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।